आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनता है। और ये पार्ट 2 है इस क्वेश्चन वाले वीडियो का, जहां पर हम क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट साथ में करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि करते करते जो PYQ का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका बन जाएगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। आपको 2 अलग-अलग वीडियो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का देखने का ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके फॉर्मेट का, जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा। पहले ही वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट का। और फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट में आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट के साइड में मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये कौन सा साइड है, एक्सपेंस का या लॉस का साइड है। ठीक है। और ट्रेडिंग में है ना, तो ट्रेडिंग में एक्सपेंस या लॉस का मतलब या तो वो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हो, या तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, ये यहाँ पर आएंगे। ठीक। और इसमें एक फॉर्मेट में एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसमें मैं स्टार मारूंगा उसको आपको बाई हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में उसी जगह पर आएगा। बाकी सारे चीज़ों का सीरियल नंबर जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर इनका नहीं कर सकते। ये जहाँ है फॉर्मेट में वहीं आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक। ये यहाँ पर है सब ट्रेडिंग के सबसे पहले 2 साइड में, अगर जो है ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो इसको आप यहाँ पर या यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये यहीं पर आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि पिछले साल भी मेरा कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा प्रीवियस ईयर में। पिछले साल प्रोडक्शन यूज करते समय मेरा पूरा रॉ मटेरियल खर्चा नहीं हुआ होगा, उसमें से कुछ बच गया होगा जिसको मैं अभी करंट ईयर में यूज कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया, वही करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये वो ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक से तो पूरा का पूरा मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, सीधा सा बात है। तो मुझे और भी क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स को परचेस करना पड़ेगा। तो परचेज भी मेरा इसी में आता है। और ये जो आपका है ना नेट परचेज तक, ये फॉर्मेट आप पूरा जान कर रखिए कि ये स्टार्टिंग का ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस सारे चीज़ को, मतलब ये जो मैं डब्बा बना रहा हूँ यहाँ पर, इसको आपको पहले ही रखना पड़ेगा। ये हमेशा इसी ब्लॉक में आएगा जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो परचेज में अगर बात किया जाए, तो परचेज में सबसे पहला है मेरा कैश परचेज, पैसा लेके कुछ सामान खरीदे। क्रेडिट परचेज, उधारी में कुछ सामान खरीदे, तो आ जाएगा मेरा टोटल परचेज, और उससे परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। इसको एक सीधा सा उदाहरण लेके समझते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलिए मैंने कैश परचेज किया 1.5 लाख का, क्रेडिट परचेज किया 2 लाख का गुड्स का, तो मेरा टोटल परचेज कितना बना, मेरा टोटल परचेज बना 3,50,000 का। अब देखिए, जो भी सामान हम परचेज करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हर सामान कंडीशन में मेरे पास पहुंचे। कुछ डिफेक्ट हो जाता है सामान को ट्रांजिशन के दौरान। जब आप गुड्स इन ट्रांजिट रहता है आपका सामान को, जब आप एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, तब ऐसा होता है कि कुछ कुछ डैमेज हो जाता है। तो डैमेज सामान तो हम रखेंगे नहीं, सामान को उसको क्या करेंगे हम, फैक्ट्री से जहाँ से खरीदे थे, मतलब जो सेलर है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उसी को सिंपली बोलते हैं परचेज रिटर्न। और मान के चलिए कि मैंने 50,000 का सामान रिटर्न करा दिया, क्योंकि वो खराब कंडीशन में आया था। तो इसका मतलब माई परचेज अकाउंट विल शो मी अ बैलेंस ऑफ 3 lakhs। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि नेट परचेज नेट परचेज को हम लोग एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं। नेट परचेज को हम लोग एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं, जिनका फॉर्मूला रहता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और टोटल परचेज आप जानते हो, आप 2 तरीके से मतलब निकाल सकते हो। तो टोटल परचेज डायरेक्ट दिया रहे, या तो जो कैश में मैंने परचेज किया था और जो उधारी क्रेडिट में मैंने परचेज किया है उसको जोड़ लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा है, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। तो वेजेस देते हैं लेबर को, खर्चा है।
अब यहाँ पर ये जो फ्रेट और कैरेज इनवर्ड है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशल पॉइंट में इसको नोट करें। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखिए फ्रेट कैरेज जो होता है मेरा भाड़ा होता है, और यहाँ पर दो वर्ड लिखा है इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है, मतलब फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी फ्रेट और कैरेज इनवर्ड है तब वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ही क्यों आएगा, जब ये इनवर्ड वर्ड लगा है तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। भाड़ा दे के हम कोई चीज़ ला रहे हैं, कोई चीज़ मतलब रॉ मटेरियल ला रहे हैं, और वो बिजनेस में अगर मेरे फर्म में आएगा तो उससे तो हम प्रोडक्शन ही करेंगे ना। तो मैंने क्या कहा था, इससे इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड भी जो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, उसको हमको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में शो करना है। तो जो चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं अपने फर्म में, और उसको लाने के लिए हम जो भाड़ा दे रहे हैं खर्चा, वो भी तो मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट में हम जोड़ेंगे ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जोड़ते ही हैं, तो भाड़ा का खर्चा तो हम जोड़ेंगे ही। तो ये मेरा फ्रेट या कैरेज इन्वर्ट होगा, तब ये ट्रेडिंग के पीएल साइड, सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। और इसी से रिलेटेड मैंने इसका मार्क क्यों करवाया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको सेकंड वाला पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन पूरे पार्ट को अगर आप छोड़ दें, यहाँ पर इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रेट या कैरेज भाड़ा जो है, अगर कोई सामान को फैक्ट्री से बाहर ले जाने में भी लग रहा है, आउटवर्ड का मतलब बाहर भेजना, तो वो भी तो मेरा एक्सपेंस हुआ, वो भी मेरा एक्सपेंस हुआ। तो ये डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सामान एक बार बन जाता है तब ना उसको बाहर भेजते हैं ये करने के लिए, बेचने के लिए। तो प्रोडक्शन का बाउंड्री मेरा क्रॉस हो चुका है, और उसके बाद जो खर्चा वगैरह आएगा वो मेरे पीएल में आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप कि फ्रेट इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड होगा तो पीएल में। उसके बाद आ जाता है मेरा फ्यूल एंड पावर का खर्चा, फैक्ट्री रेंट। और उसके बाद अगर इस तरफ मेरा कुछ बैलेंस बचा, मतलब राइट हैंड साइड में अगर मेरा, ये राइट हैंड साइड नहीं है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली या तो मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट होगा, या तो मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो अगर राइट हैंड की तरफ अगर मेरा कुछ प्रॉफिट बचे, राइट हैंड की तरफ अगर मेरा कुछ प्रॉफिट बचे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस लॉस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ लेस सेल्स रिटर्न तक, ये भी मेरे ऊपर में ही आता है। इसका भी फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको भी आपको क्रेडिट साइड ही लिखना है। तो सेल्स में आप कैश सेल्स कर सकते हो, कैश सेल्स मैंने किया 50,000 का। क्रेडिट सेल्स भी लिख सकते हो, क्रेडिट सेल्स किया मैंने 1 लाख का। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा। सेल्स में तो आप कैश में जितना बेचा और साथ ही साथ उधारी में जितना बेचा उसको भी तो लिख सकते हो। तो ये मेरा टोटल सेल्स बनेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल करूँ तो आ जाएगा मेरा, इसको अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,50,000। ठीक है। अब 1,50,000 में से हो सकता है मैंने जो सामान बेचा उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 10,000 का सामान अगर डिफेक्टिव निकल गया मेरा, तो वो तो रिटर्न हो जाएगा। तो जो मेरा नेट सेल्स होगा, नेट सेल्स होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000 रुपया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पर बड़े आराम से। तो उम्मीद है ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पीएल के फॉर्मेट में। अच्छा, ये जो सेल्स वाला पार्ट मैंने कहा, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए ये भी आ सकता है कि आपका नेट या फिर जो एडजस्टेड सेल्स है, नेट या फिर एडजस्टेड सेल्स है, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैश में जो मैंने बेचा और साथ ही साथ क्रेडिट में मैंने जो सेल्स किया, वो दोनों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल सा बात है, डेबिट, ये भी मेरा एक्सपेंस और लॉस का पार्ट होगा, ये भी मेरे एक्सपेंस और लॉस का ही पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन या तो ये ऑफिस से रहेगा, या तो ये आफ्टर प्रोडक्शन जो होता है, आफ्टर प्रोडक्शन होने वाले खर्चे हैं। ठीक है। अब एक चीज अब ध्यान रखिए, जब भी मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट होता है और जब मेरे को ट्रांसफर करना पड़ता है ना कोई चीज, ये अपना साइड चेंज कर लेता है। देखिए ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ये ट्रांसफर होगा मेरे पीएल अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है ना। तो जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये किस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड तरफ आ जाएगा। और ग्रॉस लॉस जो है ये मेरे राइट हैंड की तरफ वहां पर बचा था ना। ग्रॉस लॉस को अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे राइट हैंड की तरफ ये बचा हुआ है ग्रॉस लॉस। तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे
इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये ग्रॉस लॉस किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और इस फॉर्मेट में जो फिक्स्ड रहने वाला पार्ट है वो यही है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यही फिक्स्ड रहेगा। उसके नीचे आप कैसे भी लिख सकते हो ये चीज़ों को, ये मैटर नहीं करता। सैलरी जो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सैलरी दिया गया है, सबसे पहले जो यहाँ सैलरी दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंस में देख लेते हैं क्या क्या है। सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट पेड है, कैरेज का और फ्रेट का मैंने बता दिया, डिस्काउंट अलाउड है। उसके बाद है आपका पोस्टेज है, टेलीफोन चार्जेस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस, ये सारा चीज़ आ गया। उसके बाद यहाँ जो मेरा बचेगा बैलेंस, वो मेरा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। और ठीक इसी तरह या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा। तो नेट लॉस को भी जो हम क्या करेंगे, नेट लॉस भी जो होगा मेरा, वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, वो भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, दोनों में से एक। बस ध्यान ये रखेंगे कि जब नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, और नेट लॉस को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये नुकसान है ना, तो नुकसान मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आप क्रेडिट की तरफ आओगे, तो क्रेडिट की तरफ अगर आप आओगे तो देखोगे कि क्रेडिट जो है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला साइड है। ठीक है, तो अगर आपको कमीशन मिला, अगर आपको डिस्काउंट मिला, अगर आपको रेंट मिला, अगर आपको इंटरेस्ट मिला, तो सब मिल ही रहा है, तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये मेरे पीएल में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए बैलेंस शीट में। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम फॉर्मेट का बात करें या जब भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में खाली यही फॉर्मेट नहीं है जो इन दोनों के अंदर आ रहा है, याद रखिएगा। ये जो डेबिट क्रेडिट लिखा गया है और साथ ही साथ ऊपर में जो लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ कंपनी या प्रोप्राइटर कौन है, एक्स वाई जेड के नाम से वो चला रहा है। और ईयर एंडिंग मान के चलिए, अभी का ईयर ले लेते हैं 31 मार्च 2024। तो ये सारा चीज़ फॉर्मेट के अंदर आता है। कभी कभी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर सब चीज़ तो सही बनाए हैं फिर भी एक दो नंबर काट लिया है। तो एक दो नंबर इसीलिए काटा जाता है क्योंकि आप ये सारे चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब लिखते ही नहीं हो, पीएल लिखते हो, डायरेक्ट बना के आ जाते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको डेट मेंशन करना है 31 मार्च 2024। समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में वही है आपका एक्स वाई जेड, जो भी है उसका प्रोप्राइटर का जो फर्म है उसका नाम लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखना है 31 मार्च 2024, या जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया ईयर। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटी में जो फिक्स रहेगा वो रहेगा कैपिटल का पार्ट, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो कैपिटल मान के चलिए मेरा 1 लाख है। अब इसमें से दो ही चीज होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। तो लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। मान के चलिए अगर मेरे को, मान के चलिए अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ऐड कर दिए, है ना। और लॉस होगा तो यही 10,000 मेरा ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी प्रॉफिट मान के चल रहे हैं तो इसको नहीं छेड़ेंगे। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी मेरा मान के चलिए 20,000 का है, तो ये भी माइनस होगा। तो ये आपका फाइनली कैपिटल आ जाएगा सब जोड़ घटा के 90,000। ठीक है, अब देखिए जिनको ड्राइंग के बारे में नहीं पता, तो जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैपिटल का पैसा निकाल देता है, मान के चलिए कैपिटल में मेरा कितना रुपया है, 1 लाख है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो मेरा कैपिटल अभी कितना का बन गया भाई, 1,10,000 का। अभी मान के चलिए कि प्रोप्राइटर को अपने बच्चे के स्कूल का फीस देना है 20,000, उसके पास कैश नहीं है। तो वो क्या किया, ये जो कैपिटल अभी बना था प्रॉफिट होने के बाद, इसी में से क्या कर दिया, 20,000 निकाल दिया। तो कैपिटल में कितना बचा, 90,000 ही तो बचा। ठीक है। अच्छा, एक और बात जान के रखिए, अगर नॉर्मल इंश्योरेंस है तो पीएल में डेबिट होगा, लेकिन अगर बोला गया है कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अगर दिया गया है आपके कैपिटल अकाउंट से, तो वो भी, या बिजनेस ने दिया है तो वो भी जान के रखिएगा। बिजनेस बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन बिजनेस का कभी एलआईसी नहीं बनता है। एलआईसी बनता है बिजनेस के मालिक का, तो वो उसका पर्सनल यूज के लिए है ना एलआईसी, बिजनेस का तो कोई रोल नहीं है उसमें। तो अगर बिजनेसमैन जो है या प्रोप्राइटर जो है एलआईसी का पैसा भी बिजनेस से लेते हैं, तो वो भी किसके अंदर में आएगा, ड्राइंग के अंदर में ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़े आराम से हम लोगों ने फॉर्मेट समझ लिया। ठीक, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बाइफरकेशन करेंगे और साथ ही साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन बना देंगे उसका। तो यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करिए, और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं एनआईएस के रिगार्डिंग जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को।